आज चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की। ये किताब जो है मनीष तिवारी जी ने लिखी है, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और इनकी जो किताब है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, ये किताब का जो है अभी अभी मार्केट में आई है। और इसके साथ ही जब किताब आती है तो कुछ न कुछ मुद्दे अपने आप जुड़ जाते हैं, कुछ विवाद हो जाता है, और इन्हीं सब पे चर्चा करने के लिए खुद मनीष जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल मेरा यही है सर, कि जो सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग जानना चाहेंगे कि आपको आपत्ति थी कि 26/11 पे जैसे सरकार ने रिएक्ट किया, तो मेरा आपसे सवाल है कि किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था उस वक्त सरकार को? देखिए मनोरंजन जी, 26/11 का एक परिप्रेक्ष्य है, और जिस परिप्रेक्ष्य का मैं बहुत विस्तृत तरीके से अपने किताब में, पुस्तक में जिक्र करता हूं। कारगिल की लड़ाई के बाद जो प्रॉक्सी वॉर थी, जो पाकिस्तान आतंकवादियों के तहत भारत के ऊपर थोपता है, क्रियान्वित करता है, उसको उन्होंने और तेज कर दिया। तो उसके बाद IC-814 का अपहरण हुआ, फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, फिर संसद पे हमला हुआ, फिर ऑपरेशन पराक्रम का ऐलान किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आर पार की लड़ाई की बात की। उसके बाद कालूचुक का हमला हुआ, फिर मुंबई में रेलगाड़ियों में निर्दोष लोगों को बम्बों से मारा गया, सरोजनी नगर में लोग मरे, अलग और शहरों में बम धमाके हुए। तो जब तक 26/11 पर पहुंचते हैं आप, तो 8 वर्ष ऐसे थे। और मैंने सरकार का जिक्र नहीं किया कि किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी। भारत को इसका अतिक्रमण झेलना पड़ा। और जिस तरह का हमला था 26/11 कि इतने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, इतनी निर्दोष जाने बेवजह गई, उसके बाद मेरा यह मानना था कि हमको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी जिससे पाकिस्तान को एक संदेश जाता और पाकिस्तान के ऊपर एक कॉस्ट हम इम्पोज करते इस हमले की। ये मेरा मानना है, और इस परिप्रेक्ष्य में ये 26/11 का जिक्र किताब में किया गया। आपने कहा है कि हमने बॉडी ब्लो सहा, मतलब घाव हमने सहा, तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह के हर मामले का जवाब जो है इसी तरह स्ट्राइक करके दिया जाना चाहिए? मैं सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, इसी तरह का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? देखिए, मैंने किताब में इस बात को बहुत विस्तृत तरीके से लिखा है कि जब भी हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान उसको एक वीकनेस मानता है, उसको एक स्ट्रेंथ नहीं मानता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने जो पराक्रम के ऊपर चैप्टर है इस किताब में, उसमें दिया है कि जब ऑपरेशन पराक्रम चल रहा था तो हमने ये तय किया, उस टाइम की एनडीए भाजपा सरकार ने, कि जो सेकंड स्ट्राइक फोर्स के कमांडर थे जनरल कपिल विज, उनको तब्दील करके उनकी जगह किसी और को वहां पे लगाया। और उस समय भी ये बातें सार्वजनिक हुई थी कि उसका कारण ये था कि एक अंतरराष्ट्रीय दबाव भारत के ऊपर बना। पर जैसे ही आपने उस सेकंड स्ट्राइक कोर के कमांडर को रिप्लेस किया, पाकिस्तान को संदेश ये गया कि ऑपरेशन पराक्रम समाप्त हो गया है, भारत अब इस लाल रेखा से आगे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक इंस्टीट्यूशनल लर्निंग जो पाकिस्तान के प्रति हमारे में होनी चाहिए, उस इंस्टीट्यूशनल लर्निंग को अगर हम आगे बढ़ाते तो ये बहुत साफ था कि 26/11 जैसे हमले के बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती तो पाकिस्तान उसको एक स्ट्रेंथ के रूप में नहीं परसीव करता कि भारत ने रिस्ट्रेंट दिखाया है, भारत ने कार्रवाई नहीं की है। और मैं कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर टोका टाकी नहीं कर रहा, या उन्होंने जो फैसला किया उसके ऊपर टोका टाकी नहीं कर रहा। मेरे इस चैप्टर को, या इस चैप्टर में इस बात को लिखने का उद्देश्य ये है कि जब ऐसी हम कार्रवाई करते हैं या स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट बरतते हैं तो उसको पाकिस्तान किस तरह से परसीव करता है।
देखिए अब सर एक और इस पर सवाल करूंगा कि जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसमें कूटनीति भी आती है। कहा गया कि जब कारगिल हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी दबाव बनाया दोनों देशों पर, उसके बाद जो कुछ हुआ, तो कूटनीति भी कोई चीज होती है दो देशों के रिश्तों के बीच। आप सामरिक मामलों के जानकार हैं या फिर आप अभी भी मानते हैं कि पहले स्ट्राइक होना चाहिए, कूटनीति बाद में? देखिए ऐसा है कि कारगिल में हमने कार्रवाई क्यों की, ये जो एक विडंबना है कि आतंकवादियों के खिलाफ, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ हमको क्या सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए या कन्वेंशनल फोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, ये एक विडंबना आज की नहीं है, 1980 से बनी हुई है जी। और इसके बावजूद कि उरी आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की या बालाकोट के ऊपर बम गिराए गए, ये दुविधा आज भी उतनी है जितनी 1980 में थी, क्योंकि अगर सैनिक कार्रवाई उरी के बाद कामयाब होती तो फिर पुलवामा नहीं होता जी, और जैश ए मोहम्मद उस पुलवामा की जिम्मेवारी तुरंत नहीं लेता। तो इसका यह मतलब है कि जो आप एक फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर हमने अपनाया था, उससे पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसके बिहेवियर में कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आई। और कारगिल में हम सफल इसलिए हुए क्योंकि बहुत पहले हमने ये बात सुनिश्चित कर ली थी कि कारगिल कोई नॉन स्टेट एक्टर्स का ऑपरेशन नहीं है। कारगिल में पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से लिप्त है और इसलिए जो सैनिक कार्रवाई की गई कारगिल के दौरान, वो एक सैनिक कार्रवाई एक दूसरी सेना के खिलाफ जी। पर जहां तक नॉन स्टेट एक्टर्स का सवाल है, जिस दुविधा से हम जूझ रहे थे 1980-90 के दशक में, वो दुविधा आज भी उतनी ही है। अब चाइना की बात करते हैं, क्या 1962 से लेके 2020 तक कुछ बदला है या कुछ उसी तरह से अभी भी चल रहा है वहां के बॉर्डर पे? कभी खबरें आती है, कभी खबरें नहीं आती है। देखिए मनोरंजन जी, 1947 से लेकर 2021 तक अगर भारत अपनी पूरी क्षमता नहीं प्राप्त कर पाया, अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं रियलाइज कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत दक्षिण एशिया में फंसा हुआ है। पाकिस्तान से जो पार्टीशन का बैगेज है, जो जिस तरह से बंटवारा हुआ था और उसके बाद जो हुआ था, उससे आज भी हम जूझ रहे हैं। चीन के संदर्भ में जो सरहद है वो अनडिलिनेटेड है, वो सरहद को डिमार्केट नहीं किया गया, उसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। पर 10 वर्ष जब यूपीए की सरकार रही, या उससे पहले अगर आप 1988 से ये सिलसिला शुरू करते हैं जब श्री राजीव गांधी चीन गए, उसके बाद हर सरकार ने एक बहुत ही स्थिर रिलेशनशिप चीन के साथ मेंटेन किया। वो रिलेशनशिप 2014 में गड़बड़ा गया जब श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। इसके बावजूद कि श्री नरेंद्र मोदी कई बार उससे पहले चीन जब गुजरात के मुख्यमंत्री से जाके आए थे, और उसके 2014 से लेकर 2021 तक वो परिस्थिति संभली नहीं, वो परिस्थिति और जटिल होती गई। तो इसलिए इस सरकार के जो विशेषज्ञ हैं या जो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को देखते हैं, उनको इस बात के ऊपर गहरा चिंतन मंथन करना चाहिए कि 1988 से लेके या उससे पहले से भी 2014 तक सिचुएशन क्यों स्टेबल रहती है, और 2014 के बाद शी जिनपिंग भारत आते हैं, उसी टाइम चुमर का ट्रांसग्रेशन होता है, उसके बाद डोकलम होता है, फिर 2020 का ये लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में इंकर्जन्स होते हैं। तो क्या कारण है, क्या बदला है चीन में, या क्या बदला है रिश्तों में कि परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल नहीं है? आपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे भी लिखा है, आपकी क्या राय है? क्या ये एक अच्छी बात है या फिर लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए? देखिए मनोरंजन जी, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। भारत ने बड़े साल तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना बनाने का फैसला किया, और श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 के अंत में
इस चीज को क्रियान्वित किया। इनफैक्ट कारगिल रिव्यू कमेटी ने काफी और जो समितियां बनी उन्होंने सीडीएस की सिफारिश की थी। अब सवाल ये है, ये एक नई संस्था बनी है, इस संस्था का क्या स्वरूप रहेगा आने वाले कुछ सालों में, उसी के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि क्या ये जो सीडीएस बनाने का फैसला है ये सही है कि ये फैसला उतना सही नहीं है। क्योंकि सीडीएस का जो स्वरूप है, ही इज द सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। मतलब वो तीनों जो सेनाएं हैं उससे संबंधित जो विभाग है रक्षा मंत्रालय में, उसका वो संरक्षण करते हैं। तो इसलिए ये जो सिविल मिलिट्री बैलेंस है, सिविल मिलिट्री बैलेंस में सीडीएस के बनने से एक तब्दीली आई है जी। अब वो तब्दीली रचनात्मक है, वो तब्दीली नकारात्मक है, इसके ऊपर समय लगेगा। पर जैसे थिएटर कमांड्स की बात हुई, अब जैसे आपने थिएटर कमांड्स की बात की कि भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज करना है, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष, आपके नौसेना के पूर्व अध्यक्ष, उन्होंने ओपिनियन पीसेस लिखे ये कहते हुए कि शायद ये जिस तरह से किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और ये एक मानना है कि सीडीएस का ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है। सो इसलिए मेरे ख्याल 3-4 साल और में ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि ये फैसला भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना सकारात्मक साबित हो। एक अंतिम का सवाल है सर, जो आपकी चिंताएं हैं सामरिक देश की समस्या या सुरक्षा को लेकर के, उसका कोई सोल्यूशन भी तो होगा आपके पास, संक्षेप में यदि बताना चाहे, क्या स्ट्राइक सोल्यूशन है या फिर जो कूटनीति सोल्यूशन है? जो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली ये किताब इसलिए लिखी गई क्योंकि मैं एक और किताब लिख रहा था, और उस किताब का नाम है कि न्यू सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन फॉर इंडिया। अब हुआ क्या कि जब उसके मैंने पहले 2 अंश लिख लिए, 2 चैप्टर लिख लिए, तो मुझे लगा कि इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, और वो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए भारत के सामने जो बड़ी सुरक्षा चुनौतियां थी पिछले 20 साल की, उसको लेकर मैंने ये पुस्तक लिखी। और जो अगली पुस्तक मैं लिख रहा हूं, उसमें जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि भारत के क्या ऑप्शंस होने चाहिए, उसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा, मैं एक बार फिर से मुझे मौका मिलेगा जब वो किताब पूरी हो गई तो आपके रूबरू होने का, और उसमें आपको काफी इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए मनीष जी, आपका उस किताब का इंतजार रहेगा और जरूर उस पर भी चर्चा करेंगे। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। धन्यवाद।